साथियों नमस्कार। साथियों, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और आज शाम को तो एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने पहले ही बता दिया है कि चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। जी, पूरी प्रोग्रामिंग बन चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है कि क्या बहाने बनाने हैं, किस चीज का रोना रोना है, और इस बहाने की लिस्ट में सबसे पहला नंबर है ईवीएम का। जी, कांग्रेस का मानना ऐसा है कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, और बीजेपी ने किसी ना किसी तरीके से इनको हैक किया हुआ है। और सुप्रिया सुले जी ने तो ये तक कह दिया है कि भाई जो इस बार वोटिंग हुई है, मोदी ने जो वोटिंग कराई है, ये वोटिंग को तो हम मान्यता देते ही नहीं है। उनके हिसाब से कांग्रेस चुनाव जीत गई है, और ये इस बात का प्रमाण सोशल मीडिया पे मिले उनके वीडियोस को लाइक्स और व्यूज से होता है। सुप्रिया जी का मानना है कि अभी तक पूरे चुनाव प्रचार में जो कांग्रेस के चैनल्स हैं, जो कांग्रेस के वीडियोस हैं, उनको जनता ने ज़्यादा देखा है वनस्पत बीजेपी के चैनल्स या उनके वीडियोस को। इसलिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस की व्यूअरशिप ज़्यादा होने के कारण उनका मानना है कि कांग्रेस ये चुनाव एक तरह से जीती हुई है। अब मोदी जी ईवीएम से कुछ छेड़खानी करके अपने आप को जितवा ले, उसको ये लोग मानते ही नहीं है। इन लोगों ने तो इस पर आंदोलन करने का भी फैसला किया है, और केजरीवाल जी ने तो ये तक कोशिश करी है कि 2 तारीख को जेल न जाना पड़े, जिससे कि 4 तारीख के बाद जो आंदोलन होना है उसका नेतृत्व तो वो खुद कर सकें। जी, कहने का तात्पर्य यह है कि ईवीएम का जो रोना इन लोगों का है अभी का नहीं है, करीब करीब 7-8 साल हो गए। जब भी ये चुनाव हारते हैं, किसी असेंबली में हार जाएं, लोकसभा में हार जाएं, कहीं भी हार जाएं, ईवीएम का रोना लेकर के बैठ जाते हैं। 2 सवाल दिमाग में आते हैं। पहला तो ये आता है कि अगर ईवीएम सच में खराब है, अगर आपको लगता है कि पारदर्शी नहीं है चीजें, तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो भैया? आपको तो चुनाव को बॉयकॉट कर देना चाहिए था। इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, इतनी एनर्जी क्यों लगा रहे हो? राहुल गांधी पद यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, नया यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो भैया? फर्ज करिए आप किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और आपको पता है कि इस परीक्षा में आपका सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो पैसे दे करके आएंगे। तो आप उस परीक्षा में कभी बैठना चाहेंगे? नहीं बैठेंगे, कभी तैयारी नहीं करेंगे उस परीक्षा की। ये लोग परीक्षा में बैठ भी रहे हैं, सब कुछ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं अच्छे से, और बाद में फिर गाली भी दे रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप आरोप लगाते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई ईवीएम पूरी तरह से खराब है, सब फिक्स कर दिया जाता है वगैरह वगैरह, और जब आपको इलेक्शन कमीशन चैलेंज करता है कि आप आइए इस ईवीएम को हैक करके दिखाइए, तो आप सामने क्यों नहीं आते? 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम खुले में ईवीएम रख देंगे, आप इसे हैक करके दिखाइए। क्यों नहीं कोई आया? बताइए। आप लोग भी केजरीवाल की तरह धप्पा करके भाग जाना चाहते हैं? इल्जाम लगा दो फिर भाग जाओ। आओ ना, क्यों नहीं आ पाते? ये बात भी सही है कि आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ईवीएम को दोष ना दिया हो। बीजेपी ने भी दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में ईवीएम पर सवाल उठाए थे, हालांकि वही एक बार सवाल उठ करके रह गया। उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को आगे नहीं चला। हालांकि इमेच्योर बयान था बीजेपी का भी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर ऐसे बोल रहे हो तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। तो बीजेपी का जो इमेच्योरिटी भरा बयान था उससे वो हट गई पीछे, और उसको फिर कभी रिपीट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि शायद उन लोगों को ऐसा लगा हो कि भाई वक्त की मांग नहीं है, इस तरह की बातें करने से उनको लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन बाकी पार्टी जैसे कांग्रेस हो गई, केजरीवाल जी हो गए, हमारे सर जी, ये सब आज तक उसी राग को अलापते जा रहे हैं, बंद ही होने का नाम नहीं ले रहे। इस बात पर हैरानी होती है, इनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को देख करके हैरानी होती है। ये लोग जनता का मूड नहीं भाप पा रहे हैं, और 2024 में भी इनके दिमाग में 1980 घूम रहा है, जहां पर कुछ जातीय समीकरण लगा दो, कुछ हिंदू मुसलमान की पॉलिसीज ले आओ, और कुछ जो है ये बातें ऐसी कर दो ईवीएम वगैरह टाइप की, जिससे कि जनता जो है इनकी बातों में हाल आ जाएगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जनता हर चीज इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च करके वेरीफाई कर लेती है। लेकिन आज भी अपनी धकियानूसी चालों के कारण, धकियानूसी प्रयासों के कारण, ये लोग न तो इलेक्शन में सफलता पा रहे हैं और न ही एक अच्छा अपोजिशन बन पा रहे हैं। खैर, ये सब बातें अपनी हैं। हम थोड़ा सा बात करते हैं ईवीएम पर। ये ईवीएम का मामला क्या है, किस तरह से ये पहली बार लाई गई थी, और किस तरह से इस पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रोवर्सीज होती आई हैं, जिससे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, आज जो ईवीएम हम देखते हैं, ये ईवीएम एक्चुअली 3 चीजों से मिलकर के बनी है। एक, आपके सामने ये मशीन है जिस पर आप कैंडिडेट का नाम देख करके, उसका साइन देख करके अपना बटन दबाते हैं और वोट दे देते हैं। बगल में एक वीवीपैट मशीन होती है, इसमें जिसको भी आपने वोट दिया है उसी की पर्ची सामने निकल करके आ जाती है, और आप क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ, मैंने कांग्रेस को वोट दिया है तो कांग्रेस की पर्ची आ गई, मींस वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। और इनमें ही एक पार्ट होता है जो इलेक्शन जो करा रहा होता है, वहां पर ऑफिसर होता है, उसके पास रहता है, जो
उस वक्त इसको ऑन कर देता है जब आप वोट देने जा रहे होते हो, और वोट दे देते हो उसके बाद इसे ऑफ कर देता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही कैंडिडेट पर 10 बार बटन दबाए आओ। आप एक ही बार बटन दबा सकते हो, क्योंकि ये आपको एक ही बार बटन दबाना अलाउ करता है जी। तो ये ऑफिसर के पास रहता है, ठीक है। ये अपनी तीनों मशीन हो गई। उसके बाद मान लो ये वीवीपैट का क्या सीन है ये भी बता देता हूं। मान लीजिए आपने इस मशीन में वोट कास्ट किए टोटल 100, तो 100 पर्ची इसमें निकलनी चाहिए, तभी जाकर के माना जाएगा कि हाँ कोई भी चीज एक्स्ट्रा कास्ट नहीं करी गई है। जो वीवीपैट वाला जो पर्ची वाला मामला है, ये पहले 2013 में लाया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नागालैंड के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था पहली बार, एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट था। और 2014 में भी इसे कई कई जगह कई असेंबलीज में इसको यूज किया गया, और फाइनली 2019 के लोकसभा चुनाव से इसका यूज कंपलसरी कर दिया गया, और लोकसभा के चुनाव में इसको पूरी तरह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज किया गया था, जिससे कि कोई कैंडिडेट ये ना कह सके कि हम बटन तो कांग्रेस का दबा रहे हैं, वोट बीजेपी को जा रहा है। भैया सब कुछ आपके सामने है। दूसरा, जब गिनती हो रही होती है तो गिनती के वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो इन पर्चियों को भी गिनते हैं, इस पर कास्टेड वोट को भी गिनते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तभी फैसला बताते हैं। ये मशीन का खेल है। इससे पहले जब ईवीएम नहीं थी, तब जो है वोट इस बैलेट बॉक्स में डाला जाता था। ये बैलेट बॉक्स एक तरह से पीपा होता था, पीपा जानते हैं आप? इसमें एक ऊपर होल होता था, जिसमें एक पर्ची पर आप अपना पसंदीदा पार्टी या कैंडिडेट का नाम लिख करके मोड़ करके इसमें डाल देते थे, और आपका वोट हो गया कास्ट। कांग्रेस का कहना यह है, मैनिफेस्टो देखिए कांग्रेस का कहना यह है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम फिर से ये पेपर वोटिंग वाला सिस्टम लेकर के आएंगे। दुनिया आगे जा रही है, ये पीछे आ रहे हैं। इनके हिसाब से ईवीएम को तो हैक किया जा सकता है, लेकिन ये जो पीपा है इसको हैक नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात है, कैसे भाई इसको आप ये प्रूफ बना लेंगे आप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है? मतलब इन लोगों का कॉमन सेंस देखिए आप। 2024 में इस तरह की विचारधारा से ये आज के युवा को प्रभावित करना चाहते हैं। अब ईवीएम जो मशीन है, ये भी मैं आपको बता दूं, ईवीएम मशीन में किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं जोड़ा जा सकता। आप ना तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन कर सकते, ना वाईफाई से जोड़ सकते, ना ब्लूटूथ से जोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हैकिंग की संभावना ही नहीं है। दूसरा, इसमें अगर किसी को पहले से कुछ सेटिंग करनी है तो इसको बनाने वाली कंपनीज कर सकती हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो ये मिलकर के बनाती है ईवीएम्स को, ये लोग कर सकते हैं। लेकिन ये लोग भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी एक मशीन को कर लेंगे, 2 को कर लेंगे, 10 को कर लेंगे, 20 को कर लेंगे। मशीनें होती हैं हजारों की संख्या में, एक जगह पर ये रखी रहती हैं। उसके बाद जैसे ही चुनाव होने को होता है, ये रैंडमली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दी जाती हैं। मान लीजिए दिल्ली में चुनाव होना है, अब चुनाव में जितनी भी मशीन्स यूज होनी है उन सब को दिल्ली पहुंचाया जाएगा, और दिल्ली में एक स्ट्रांग रूम होता है, उस स्ट्रांग रूम में इन मशीन्स को रखा जाएगा। स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे एक कैमरे की नजर रहती है, जो एचडी कैमरा होता है। 24 घंटे बिजली वहां पर आ रही होती है, और एक एक मूवमेंट का वहां पर टेलीकास्ट हो रहा होता है, एक जगह पर स्टोर हो रहा होता है। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं जो हर चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। प्लस जब स्ट्रांग रूम में मशीन्स को रखा जा रहा होता है, तब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज हैं, उनके कोई ना कोई नेता आकर के, रिप्रेजेंटेटिव आकर के खुद देखते हैं कि हाँ हमारी मौजूदगी में मशीन्स को रखा जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पूछ लेते हैं कि आप सब लोग संतुष्ट हैं, हमने मशीन रख दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कहते कोई दिक्कत नहीं है, ताला लगा दें? हाँ लगा दीजिए। ताला लगा दिया, कैमरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी खड़ी है, तब ये वहां से आते हैं वापस। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है, अपोजिशन से कह रहा हूं, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है, आप उस वक्त क्यों नहीं मना कर रहे, क्यों हाँ करके आ जाते हो? चलो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीट्स हैं, तो वहां पर टोटल 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। अब उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना अपना एक स्ट्रांग रूम होता है, जहां पर मेन स्ट्रांग रूम से इनको वहां पहुंचाया जाता है। वहां भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, सभी नेताओं के रिप्रेजेंटेटिव को बुला करके कि भाई देख लो, तुम्हारे सामने रख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। ताला लगा रहे हैं? लगा दो। लगा दिया, लगा दिया जाता है। उसके बाद जब जिस दिन पोलिंग होनी होती है, उस दिन ये मशीन्स वहां से निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचाई जाती हैं, वो भी सिक्योरिटी के अंतर्गत पहुंचाई जाती हैं, और रैंडमली पहुंचाई जाती हैं। रैंडमली का मतलब किसी को ये नहीं पता होता कि ये वाली किस जगह जाएगी, वहां जाकर के कोड मैच किया जाता है कि अच्छा ये यहाँ पे आनी थी, ऐसा करके है। प्लस जब स्ट्रांग रूम में ये भेजी गई थी, उस वक्त भी रैंडमली भेजी गई थी। अब मान लीजिए जो ECIL है या BEL है, जो कंपनीज ईवीएम को बना रही हैं, उनको फिक्स करना है। फिक्स करेंगी भी तो कितना कर लेंगी, कितनी मशीन्स को कर लेंगी? अब जैसे दिल्ली में किसी पर्टिकुलर, नई दिल्ली में चुनाव होना है, अब नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में न जाने कितनी पोलिंग बूथ होंगे जहां पर चुनाव हो रहा होगा।
और कितनों को तो वो फिक्स कर लेंगे, और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी मशीन किस जगह पे जाएगी, किस सीट पर जाएगी। तो किसी को कुछ नहीं पता होता, सब कंप्यूटर रैंडमली भेज रहा होता है जी। जो कंपनी बनाने वाली है उसको भी नहीं पता कि ये मशीन किस सीट पर जानी है, किस पोलिंग बूथ के लिए है, कुछ नहीं पता उन्हें। तो फिक्स करेंगे तो कितना करेंगे जी। और ऐसा नहीं है, मान लो कि फिक्स कर दी उन्होंने, सब फिक्स कर दी, पूरे देश की सब मशीनें फिक्स कर दी, उसके बावजूद भी चुनाव कराने से पहले एक बार रैंडम टेस्ट कराया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि देखो ये रही मशीन, हम रैंडम टेस्ट कर रहे हैं, देखो हमने बीजेपी का बटन दबाया, बीजेपी का ही पर्चा निकल रहा है, आप भी दबा के देख लो। 1000, 2000, 1500, 10,000 जितने हो सकता है उन लोगों की संतुष्टि तक रैंडम टेस्ट कराया जाता है। जब सब बोल देते हैं कि हाँ हम मशीन से संतुष्ट हैं, इसको आप यूज कर लीजिए, तभी जाकर के स्ट्रांग रूम में पहुंचती है वो। और स्ट्रांग रूम के बाद तो सब कुछ कैमरे के अंतर्गत हो रहा होता है, उसमें तो कोई आप घपला कर ही नहीं सकते। और ईवीएम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें आपने जरा भी टेम्परिंग करी, कुछ भी छेड़छाड़ करी, तो भी ईवीएम बेकार हो जाएगी, आप उसे यूज ही नहीं कर सकते, आप तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। चलिए, अब ईवीएम पहुंच गई आपके पोलिंग बूथ पर। पोलिंग बूथ पर भी एक बार फिर से टेस्ट कराया जाता है कि आप टेस्ट कर लीजिए, सब ठीक है। जब सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं ठीक है, तब उसे यूज किया जाता है। और जब वहां का जो पोलिंग ऑफिसर है जिसके निगरानी में सब हो रहा होता है, वो बोल देता है कि ठीक है अब हम वोटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिस टाइम वो मशीन को खोलता है, वोटिंग के लिए रखता है, उस टाइम को भी नोट कर लिया जाता है। और सुबह से शाम तक जितनी भी वोटिंग हो रही होती है, शाम को जब आखिरी वोट पड़ जाता है, मशीन बंद होनी होती है, उस वक्त भी टाइम को नोट कर लिया जाता है। और ये काउंट कर लिया जाता है कि देखो भाई पूरे दिन में इस मशीन में 10 लाख वोट पड़े हैं, आप सब लोग देख लो, ठीक है, हाँ 10 लाख। जब वो लोग कहते हैं कि हाँ वीवीपैट भी देखो 10 लाख ही दिखा रहा है, हाँ ठीक है, अब इसे हम पैक कर दें, हाँ जी कर दीजिए, तब उसे पैक कर दिया जाता है और उसे एक जगह पर फिर से सीक्रेटली भेज दिया जाता है। अब मान लो जब ये भेजा जा रहा है, इस वक्त भी अगर आप कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश करोगे, तब भी मशीन बिल्कुल बेकार हो जाएगी और फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इतनी सिक्योर मशीन है ये, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। और इसमें हर कदम पे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुला करके क्रॉस वेरीफाई कराया जा रहा है, वो हर बार हाँ कर दे रहे हैं सब मिलकर के, तभी मशीन में अगला कदम उठाया जा रहा है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो पहले बोलो ना, लेकिन आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको तो जनता को बेवकूफ बनाना है। आप भी जानते हो कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको बेवकूफ बनाना है। ये बात सही है कि सबसे पहले बात इसमें 1980 में ही उड़ गई थी, जब ये नई नई आई थी। 1980 में इस मशीन का एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसके बाद 82 में थोड़ा बहुत यूज किया गया कहीं कहीं, कुछ लोगों को इस पर दिक्कत आई, सीपीआई के नेता हुआ करते थे, उनको इसमें बड़ी दिक्कत आई, उन्होंने मामला कोर्ट में लेकर के गए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे कंटिन्यू रखिए। इलेक्शन कमीशन ने उनका चुनाव उसी ईवीएम की मशीन से कराया था और 82 में चुनाव जीत गए थे 1982 में केरल में, क्योंकि इस मशीन का सबसे पहला प्रयोग 1982 में केरल में ही किया गया था, बट कुछ जगहों पर। उसके बाद 1988 में इस मशीन के यूज को इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी थी और 1990 से 1990 से लेकर के 1999 तक कई चुनावों में इसका प्रयोग किया गया। और फाइनली 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इस मशीन का सर्वप्रथम यूज किया गया और पूरे देश में इस मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया था एक साथ। तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि 1999 में इसमें एक मसला फंसा था जिसमें कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1990 के बाद इलेक्शन कमीशन बोला कि भाई इसे आप यूज करिए। 1998 में ईवीएम को लगभग 16 असेंबली इलेक्शंस में यूज किया गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी। उसके बाद 2004 में इसको सभी लोकसभा सीट्स में यूज किया गया। उससे पहले तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है। 2019 में वीवीपैट को लोकसभा इलेक्शंस में कंपलसरी कर दिया गया और सारी चीजें सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था, सीपीआई के नेता जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, उनका नाम था शिवन पिल्लई। इनके ऑब्जेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। सब सही चलता रहा। बाद में एक ऑब्जेक्शन फिर किया गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो 1999 में भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको टेम्पर किया ही नहीं जा सकता। तब से लेके अब तक आप हैरान होंगे, करीब करीब 70 बार 70 टाइम्स अलग अलग कोर्ट्स ये बोल चुकी हैं कि ईवीएम ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज भी कर दिया है, लेकिन कोई इसमें कुछ नहीं बोलता। सब सिर्फ आरोप लगा करके पीछे हट जाते हैं, सामने आता ही नहीं है कोई, ठीक है ना। उसके बाद बात करी जाए तो इसका जो मामला है एकदम से जब उठ के आया था वो 2009 में लालकृष्ण अडवाणी ने उठाया था। और फिर 2017 से जब यूपी का चुनाव जीता बीजेपी ने, 325 सीटें लेकर के आई, तब से मामला ज्यादा उठ गया। और सबसे पहले इसे बीएसपी की जो प्रेसिडेंट है मायावती जी, उन्होंने उठाया, फिर समाजवादी पार्टी ने उठाया, अखिलेश यादव ने उठाया, और फिर
हैरानी की बात हमारे सर जी ने उठाया। सर जी तो ये कहते हैं 2017 में जब इलेक्शन हुए थे पंजाब के, तो सर जी का कहना था, घुंगरू सेठ का, कि भाई ऐसा है कि आम आदमी पार्टी तो ज्यादा वोट पाने वाली थी, वोट आम आदमी पार्टी को मिले नहीं, और 1 लाख के बाद जितने भी वोट्स हैं वो सब बीजेपी को और अकाली दल को शिफ्ट हो गए। और सर जी का ये भी कहना था कि भाई देखो, मैं जो है एक, ये सर जी का कहना था, मैं एक IITian हूं, मैं जानता हूं इसे हैक कैसे किया जाता है, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मशीन हैक करी जा सकती है जी। इन्होंने ये दावा कर दिया। अब इन्हीं के एक शागिर्द हैं, उनका नाम है सौरभ भारद्वाज, वो दिल्ली असेंबली में इस मशीन को लेकर के आए और सबके सामने हैक करके दिखा रहे थे कि देखो मैंने मशीन हैक कर दी। अजीब आदमी हो भैया। अब मैं कल को आपसे बोलूं कि भाई जो है गूगल का नेटवर्क में हैक कर सकता हूं, अब मैं गूगल का नेटवर्क हैक करने के लिए एक फर्जी अपना एक नेटवर्क बना के ले आऊं और कहूं कि देखो ये मैंने हैक करके दिखा दिया, तो ये कोई प्रमाणिकता है? आम आदमी पार्टी वालों की एक विशेषता है कि ये हर चीज, कोई भी इल्जाम लगाना होगा इन्हें बड़ा, तो ये लगाते हैं असेंबली के अंदर खड़े होकर के। पहले क्या करते थे, खुली सड़क पर लगा देते थे तो इन पे मानहानि का केस दर्ज हो जाता था, तो केजरीवाल को माफिया मांगनी पड़ती थी। उसके बाद इन्होंने नई चाल चली कि कोई भी इल्जाम लगाना है, किसी को कटघरे में खड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो दिल्ली की असेंबली में खड़े होकर के इल्जाम लगाओ, क्योंकि असेंबली में आप कुछ भी बोलते हो या संसद में आप कुछ भी बोलते हो तो उसमें कोर्ट कुछ कर नहीं सकती, ये वाली बात है, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने असेंबली में एक ईवीएम जैसा कुछ दिखा करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी कि देखो इसे हम हैक कर सकते हैं। इतने बड़े चोर हैं ये। खैर, तो सर जी आपके पास बाद में आएंगे। उसके बाद सर जी के बाद धीरे धीरे कांग्रेस भी इसे बोलने लग गई, और कांग्रेस ने तो इसे ऐसा आलापा है कि अपने मैनिफेस्टो में ही बोल दिया कि हम जो है पेपर वोटिंग ही कराया करेंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस 2024 तक पहुंच गई। पिछले साल ये राजस्थान हारे, MP हारे, छत्तीसगढ़ हारे, तब भी इन्होंने जो है दोष जो है ईवीएम को मर दिया। हालांकि ये जीतते हैं कर्नाटक में, ये जीतते हैं हिमाचल में, तब ये कुछ नहीं बोलते, तब ईवीएम सब सही हो जाती है। ममता बनर्जी जीतती है बंगाल में, तब ईवीएम ठीक हो जाती है। केजरीवाल जीतता है दिल्ली में, ईवीएम ठीक हो जाती है। केजरीवाल जीतता है पंजाब में, ईवीएम ठीक हो जाती है। और जैसे ही हारते हैं ईवीएम खराब हो जाती है, क्योंकि ये जनता को बेवकूफ समझते हैं जी। इनको लगता है जनता बेवकूफ है। उसी प्रकार से दिग्विजय सिंह, ये दिग्गी राजा का बयान आया 2-3 दिन पहले, और दिग्गी राजा कह रहे हैं कि देखो भाई, जो ये ईवीएम है ये लोअर लेवल पर तो चलो हम सेटिस्फाइड हैं कि सिक्योरिटी वगैरह इसमें है, लेकिन इसे हैक किया जाता है हायर लेवल पर, जब मामला उच्च लेवल पर पहुंच जाता है। मतलब इन्होंने बैकग्राउंड तैयार कर दिया है कि 4 तारीख के बाद किस चीज का रोना है। इनकी ये बात है, और ये सुधरेंगे नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, इनको तो यही कहना है। राहुल गांधी का कहना यह है कि जो मोदी है, जो राजा है, राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है। ये इन्होंने तब कहा था जब इनकी न्याय यात्रा खत्म हो गई थी। अगर मोदी की आत्मा ईवीएम में बसती है तो तुम न्याय यात्रा कर क्यों रहे हो? तुम्हें तो चुनाव ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, दोगलापन तो करेंगे ही ना ये लोग। मैं तो राहुल गांधी की बातों से हैरान होता हूं कि ये आदमी कभी भी कुछ भी बोल देता है। केजरीवाल का तो चलो ये है कि वो शातिर है, ये शातिर नजर नहीं आता, लेकिन पता नहीं, छोड़ो। कांग्रेस आज भी ईवीएम। जो पार्टी इतने बैक फुट पर जाकर के सोच रही है, ये फ्रंट फुट पर खेलने वाले मोदी को कैसे हराएंगे? नहीं हरा पाएंगे। ये 2029 में भी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि इनका जो फर्मा है वही गलत है। खैर, देखते हैं, 4 तारीख के बाद मिलते हैं, ईवीएम सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।